वी वर डूइंग द क्विक रिवीजन ऑफ द पीजीबीपी एंड कल मैंने कुछ सेक्शंस आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे. आगे बढ़ने से पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा है कल. हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो प्रॉफिट निकालना रहेगा एंड प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, दैट इज इनकम और एक्सपेंसेस. कौन कौन सी इनकम जो है वो पीजीबीपी के अंदर आएगी एंड कौन कौन से एक्सपेंसेस आप P&L में लिख सकते हो, इन सबके सेक्शंस बनाए गए हैं. इनकम के लिए 28 था और एंड 41 था ना, ठीक है, और 41 था. और एक्सपेंसेस के लिए बेटा एक तो जनरल सेक्शन था सेक्शन 37 और स्पेशल सेक्शंस थे 30 से लेके 36 तक के. और फिर एक ऐसा सेक्शन था जहां पर यह बताया गया था कि कौन कौन सी चीजों को खर्चा आपको मानना ही नहीं है, डिसअलाउड है, मतलब वो खर्चा माना नहीं जाएगा. तो मैंने कल आपको सेक्शन 28 पूरा बता दिया था, उसमें कौन कौन सी इनकम आती है. मतलब व्हाट इज टैक्सेबल भैया, प्रॉफिट इज टैक्सेबल. प्रॉफिट इज टैक्सेबल, लेकिन प्रॉफिट के अलावा भी कुछ कॉम्पनसेशन हो जाएगा. एसबीआईसी की बात थी, इंपोर्ट लाइसेंस को बेचने से जो पैसा मिलता है, और ऐसी बहुत सारी बातें हम लोगों ने की थी. नॉन कॉम्पिटिंग फीस, कोई पर्क्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल जाए, और आपने आपकी कैपिटल आपने आपके स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो उससे कुछ इनकम होती है दोस्तों, तो वो सेक्शन 28 के हिसाब से पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगी. देन मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 30. सेक्शन नंबर 30 के अंदर RT/RI की बात करी थी अपन ने, किसकी, बिल्डिंग के, रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, है ना, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, वो हम P&L में लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं थी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. इसके बाद सेक्शन 31 था जहां पे RI ऑफ प्लांट एंड मशीनरी था, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर हम P&L में लिख सकते. सेक्शन 32 हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन. भैया डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, ध्यान से देखना. डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस पता होना चाहिए, उसमें हमने इस साल जो ऐड किया वो पता करो, एंड इसमें से जो हमने बेच दिया दोस्तों उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो जो अमाउंट बचेगी उस अमाउंट पे क्या लगाया जाएगा, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन की क्या रेट होगी ये मैंने कल के वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था. डेप्रिसिएशन की रेट अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग के ऊपर तो 5% है, 10% है और 40% है. और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर किसी पे 20 है, किसी पे 30 है, किसी पे 45 है, किसी पे 40 है और किसी पे 15. जनरल रेट तो प्लांट एंड मशीनरी की क्या है, 15. फिर फर्नीचर के ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा और इनटेंजिबल पे किस रेट से लगाया जाएगा, 25% से. ठीक है. तो अच्छा, मान लो कि ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, सेल वगैरह नहीं दिया, तो जो एडिशन हुआ है उस पर ही क्या लगाना है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना है. अगर आपने असेट का यूज 180 दिन से कम किया है, 180 दिन से दोस्तों क्या है आपका कम हुआ है, तो हम डेप्रिसिएशन की रेट क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे. देखो एक बात याद रखना, इनकम टैक्स में इंपॉर्टेंट क्या होता है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, पुट टू यूज कब किया है, कब खरीदा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि मैंने 1 जुलाई को खरीदा लेकिन 30 नवंबर को पुट टू यूज किया, तो इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन जुलाई से काउंट नहीं होगा. डेप्रिसिएशन कहां से काउंट होगा, 30 नवंबर से. यानी आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा. ये चार्ज डेप्रिसिएशन विद दी हाफ रेट. पुट टू यूज वाली डेट इज इंपॉर्टेंट, खरीदने वाली डेट इंपॉर्टेंट नहीं. अच्छा, एक बात और जो कि मुझे बताना रह गया था कल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूं. देखो हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर रहने वाला है, जो हमारे लिए प्रीवियस ईयर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 20-21. ठीक है, दिस इज अवर प्रीवियस ईयर. अब हमको इस साल का क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन. क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग कि भैया इस साल का डेप्रिसिएशन क्या कर दो, कैलकुलेट कर दो. बट व्हाट दे विल डू, दे विल से कि हमने एक मशीन खरीदी थी, हमने एक मशीन खरीदी थी 1 दिसंबर 2019 को. कब खरीदी, 1 दिसंबर 2019 को, जिसकी की वैल्यू थी कितनी बच्चों, 5 लाख, जिसकी वैल्यू थी 5 लाख. बताइए कि 20-21 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा. सो ये असेट खरीदी कब गई थी, 19-20 में खरीदी गई थी, तो एक बार डेप्रिसिएशन कहां लगा होगा, 19-20 में. और फिर हमें 19-20 के बाद डेप्रिसिएशन किस पे लगना है, 20-21 में. इन इनकम टैक्स वी ऑलवेज फॉलो WDV. हम हमेशा क्या फॉलो करते हैं, WDV फॉलो करते हैं. तो क्या होगा,
पहले इस 5 लाख पे डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 लाख 1 दिसंबर की वैल्यू दे रखी है। 19-20 में डिप्रिसिएशन लगा होगा हाफ रेट से, तो 5 लाख का 7.5% आपने डिप्रिसिएशन क्या किया होगा, चार्ज किया होगा। ठीक है, तो इस 5 लाख का 7.5% डिप्रिसिएशन चार्ज करके माइनस कर देना, तो फिर ये क्या आ जाएगा, इस साल का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। अगर कुछ एडिशन नहीं दिया तो इसी ओपनिंग बैलेंस पे फिर से क्या लग जाएगा, डिप्रिसिएशन। और इस बार किस रेट से लगेगा, 15% से लगेगा। इस बार किस रेट से लगेगा, 15% से लगेगा, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने उसको दिसंबर में पुट टू यूज किया था, तो उस वजह से हाफ रेट था। इस बार तो पूरा साल है, तो भैया ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल के हिसाब से लगाना। ये बात थी। सेम क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में भी दोस्तों क्या किया गया था, पूछा गया था। सेम क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं क्या है, बट इसके आंसर गलत थे, आंसर गलत दिया था, ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था। बाकी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं क्या था वो क्वेश्चन। देखो, इन्हें क्या बोला है, रेड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, रेड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड परचेज अ न्यू मोटर कार। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा इस पे रेट क्या होगा जरा बताओ, इस पे रेट क्या होगा। ये मशीन मोटर कार है, कार है, इस पे रेट क्या होगा, खुशी रेट क्या होगा, 30 का। भैया निशी 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 सुन, 30 क्यों बोल रहे हो तुम लोग, हायरिंग बिजनेस है क्या, पढ़ो ना यहाँ पे क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इनका हायरिंग बिजनेस, किराए पे देने का बिजनेस नहीं है। ये मैं 15%, हाँ कौन सा लगेगा, 15%। अगर किस भैया ओला वाले हो, टैक्सी का ट्रेवलिंग का बिजनेस हो, तो कितना करते हैं अपन, 30% करते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए कितना रहता है, 15% रहता है। दाके अब सुनना, अब इनने क्या कहा कि इनने खरीदी कब थी, 14 लाख है ना, इनने खरीदी कब थी, 1/11/19 को, एंड 12 को क्या कर दिया, पुट टू यूज कर दिया। तो भैया 19-20 में कितना लगा होगा, हाफ रेट से 7.5% से, और 20-21 में क्या होगा, जो पिछले साल का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस के ऊपर अपन कितना लगाएंगे, 15%। ठीक है, अच्छा सुनो, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को एडिशनल डिप्रिसिएशन भी मिलता है, लेकिन सुनो, सेकेंड हैंड पे नहीं मिलता, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर नहीं मिलता, जो ऑफिस, फैक्ट्री, प्रीमाइसेस, गेस्ट हाउस, फार्म हाउस में मशीन इंस्टॉल होती है उसके ऊपर नहीं मिलता। तो भैया ये रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो इसके ऊपर सिर्फ क्या मिलेगा, नॉर्मल डिप्रिसिएशन, एडिशनल नहीं मिलेगा। ये देखो यहां पर आप उसको करके जाना, ये बताया था भैया कल मैंने ना, ये क्या क्या था पढ़ लो। एडिशनल डिप्रिसिएशन देना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो करता है उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है प्लांट एंड मशीन खरीदने पे, लेकिन कौन कौन सी मशीन नहीं होना चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी मशीन भी नहीं होना चाहिए जो ऑफिस, रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस, गेस्ट हाउस और फार्म हाउस में क्या होती है, इंस्टॉल होती है। ठीक है, तो भैया इस क्वेश्चन में करना यह था कि 7.5% पहले माइनस करते और फिर जो बचता उसका 15% फिर से माइनस करते, तब जाके आंसर आता। बट एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा था। जब भी ऐसा आपको लगे कि ऑप्शन नहीं दे रखा है, उनने कुछ गलत ऑप्शन दिए है दोस्तों, तो फिर उस चीज क्वेश्चन को आप छोड़ दो, है ना, उसको सॉल्व करके मत आना, आपको उसके नंबर मिल जाएंगे, यू विल गेट द मार्क्स। कभी कभी क्या होता है, इवन आफ्टर ट्राइंग अ लॉट यू आर नॉट गेटिंग दैट आंसर, आप वही आंसर लाने की कोशिश करते हो, तो ये भी सोच लेना कि हो सकता है क्वेश्चन भी गलत दिया हो। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और था डिप्रिसिएशन का, मैं बता देता हूं वो क्या था। आई थिंक अगर ये कर मतलब आपको, हाँ दिस वॉज द क्वेश्चन बच्चों। पढ़ो उसको फटाफट से। लेरी गेम्स कंपनी लिमिटेड एंगेज इन मेडिसिन एक्वायर अ पेटेंट, कितने का, 100 lakhs का। पेटेंट मतलब क्या हो गया, इंटेंजिबल। बताओ भैया कितना, इसका आंसर क्या होगा, एनीवन।
प्राची सही जा रही है, लेकिन सुन हाफ करना इसका, तो क्योंकि कब खरीदा देखना, डेट देख, है ना। तो फिर क्या करेंगे, 12:30 करेंगे ना, 12:30। प्लीज देखो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आते हैं, ध्यान रखना है बस। हाँ नवंबर में, इसलिए मतलब जैसे दर्शन, मानसी, अंजलि, चिराग, भैया आ गया था क्या ये? तो ऐसे 2 क्वेश्चन आपको डेप्रिसिएशन के दोस्तों मिलेंगे, याद रखना, अपने को उसमें पूरा स्कोर करना है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को 33 AB बता दिया था। 33 AB कितना रिजर्व में डाल सकते हैं, 40%, और 33 ABA के अंदर 20। फिर मैंने आपको पढ़ाया था 36, सेक्शन 36, ये हमारा हुआ था। 37 भी मैंने आपको बताया था, 37 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब दोस्तों 35D भी बताया था भैया। 35D के अंदर प्रीलिम एक्सपेंसेस 5 इंस्टॉलमेंट में, और मैक्सिमम कितना है, 5% ऑफ COP। और कंपनी के केस में क्या करेंगे, 5% ऑफ COP या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर करेंगे। नाउ दोस्तों एक सेक्शन है, सेक्शन 35, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च का है। ये सेक्शन काफी आसान भी है, तो कोई पहले अलग अलग रेट हुआ करती थी, अब सब अमेंडमेंट के बाद एक ही रेट कर दिया। देखो आपको याद है मैंने सेक्शन 37 पढ़ाया कल, तो सेक्शन 37 ने बोला कि जो भी खर्चे बिजनेस से रिलेटेड हो, कैपिटल नेचर के नहीं हो, इलीगल नहीं हो, ठीक है, ये सब आप क्या कर सकते हो, क्या उसमें लिख सकते हो P&L में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मुझे बताओ, डोनेशन देना इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, है ना, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। आप अगर डोनेशन देते हो तो बेसिकली ये आपकी पर्सनल चॉइस है, और आपको पता है डोनेशन के बारे में हम ATG के अंदर पढ़कर आए हैं, वो खर्चा नहीं रहता है बिजनेस का। आप चाहो तो ATG के अंदर डिडक्शन ले लो, ठीक है। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि इनकम टैक्स वालों ने क्या करा, एक सेक्शन डाल दिया है, सेक्शन नंबर 35। उनने कहा है कि आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या देते हो, डोनेशन देते हो। जब हमने ATG पढ़ा था तो मैंने आपको कहीं पर भी साइंटिफिक रिसर्च की बात नहीं की थी। तो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या देते हो, डोनेशन देते हो, तो सेक्शन 35 में आप उसको क्या मान सकते हो, एक्सपेंस मान सकते हो। बाकी किसी मंदिर मस्जिद को डोनेशन दोगे तो वो यहां नहीं आने वाला, लेकिन आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दोगे तो देखो किसको दे सकते हो, स्कूल कॉलेजेस को दे सकते हो, है ना, अप्रूव्ड स्कूल कॉलेजेस को डोनेशन दे सकते हो, यूनिवर्सिटी को दे सकते हो, नेशनल लेबोरेटरी को दे सकते हो, IIT को दे सकते हो, या फिर ऐसी किसी कंपनी को डोनेशन दे सकते हो जिसका कि काम है रिसर्च करना, जिसका कि काम क्या है, साइंटिफिक रिसर्च करना। तो दोस्तों उस कंपनी को आपने क्या कर दिया, साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दे दिया, उसकी आप डिडक्शन क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो 100%। कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, 100%। मतलब मैंने 5 लाख का डोनेशन दिया किसी कॉलेज, IIT को दे दिया, IIT को दिया, तो आई कैन क्लेम द डिडक्शन, वो पूरा की पूरे अमाउंट को मैं P&L में क्या कर सकता हूं, डेबिट कर सकता हूं। पहले ये सेक्शन में हुआ क्या करता था कि डोनेशन में लाख का दूंगा डिडक्शन, कभी मिलती थी 1.5 लाख की, कभी डिडक्शन 2 लाख की मिलती थी, लेकिन अब अमेंड करके सब उठाकर हटा दिया, डिडक्शन कितने की मिलेगी, सिर्फ जितना अमाउंट दिया उतने अमाउंट की। अच्छा, आप डोनेशन दे सकते हो, या फिर साइंटिफिक रिसर्च के लिए इन हाउस भी खर्चा कर सकते हो। साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या कर सकते हो, इन हाउस खुद भी साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर खर्चा कर सकते हो, और वो खर्चा आप P&L में डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, आपको याद है सेक्शन 37 में एक बात बताई थी कि कोई भी खर्चा जो कि बिजनेस से रिलेटेड आप P&L में डाल सकते हो, लेकिन वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सेक्शन 35 में ये लिखा है कि अगर आप साइंटिफिक नेचर से रिलेटेड, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई कैपिटल नेचर का भी खर्चा करते हो, तो भी उसको कहां डाल सकते हो, P&L में डाल सकते हो। मतलब अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई असेट खरीदी तो वो पूरी असेट उठाकर भी आप कहां पे डाल दोगे, P&L में। मतलब एक बार में पूरा 100% क्या क्लेम कर लो, 5 लाख की मशीन थी, 5 लाख की मशीन P&L में डेबिट कर दो। ऐसा किसने कहा,
सेक्शन 35 में, लेकिन वो तभी कर सकते हो जब वो असेट किससे रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड हो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, वो असेट लैंड नहीं होनी चाहिए, लैंड के ऊपर ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बिल्डिंग के ऊपर दिया जा सकता है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग उठाकर पेंडल में आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, एक बार में पूरा की पूरा खर्चा पेंडल में डेबिट कर दो, इस पर डेप्रिसिएशन कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने एक बार में पूरा की पूरा पेंडल में डाल दिया है। तो ये बात याद रखना। सेक्शन 35 में अगर डोनेशन दिया है तो उसको पूरे को खर्चा मान लेना। अगर इन हाउस खर्चा किया है तो जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए लाइट का खर्चा, एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह दी है या कोई रॉ मटेरियल वगैरह मंगवाया, तो वो पूरा खर्चा तो पीएनएल में डाल देना। कोई असेट भी खरीदी है लैंड को छोड़कर, वो भी पीएनएल में आप डेबिट कर सकते हो। ठीक है, दिस वाज रिलेटेड टू सेक्शन 35, आता है एग्जाम में, है ना, याद रखना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेगा इस बार तो एग्जाम में इसके ऊपर कि मैंने 5 लाख का डोनेशन आईआईटी को दिया तो कितनी रिडक्शन मिलेगी। 5 लाख का आंसर कितना रहेगा, 5 लाख। पहले होता था 200% मिलती थी, तो उसका आंसर 10 लाख हुआ करता था, मतलब 5 लाख का खर्चा रिडक्शन 200 लाख की मिलती थी, लेकिन अब 10 लाख की मिलती थी, 200% की मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन है, दोस्तों एक सेक्शन है 35 एडी करके, सेक्शन 35 एडी। 35 तो हो गया, सेक्शन 35 तो हो गया, अब है एडी। एडी बात करता है स्पेसिफाइड बिजनेस की। किसकी, स्पेसिफाइड बिजनेस की। ये स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या लिखा है मालूम है, गवर्नमेंट ने कुछ बिजनेस स्पेसिफाई कर दिया और बोल दिया कि भाई साहब पीएनएल के अंदर आप असेट भी खरीदोगे ना, असेट, वो पूरी की पूरी असेट कहां डाल दो, पीएनएल में डाल दो। जनरली तो अपन क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को पीएनएल में डालते हैं, असेट को कहां डालते हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड असेट खरीदी है तो भी कहां डाल सकते हैं, पीएनएल में। ऐसा किसने कह दिया, 35 ने कह दिया। और 35 एडी ने क्या कह दिया, हम उन बिजनेस के नाम बता रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर आप जो भी असेट करोगे उठाकर पीएनएल में डाल दो, आपको उस असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आप पूरा की पूरा खर्चा क्या कर दो, एक ही बार में बुक कर लो। मतलब असेट को भी क्या मान लो, एक्सपेंस, उससे आपका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो आपको टैक्स क्या देना पड़ेगा, कम। तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये नाम है उन बिजनेस के, है ना, ये नाम है उन बिजनेस के जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन, आप कोल्ड चेन, कोल्ड जो वेयर हाउस होता है ना, कोल्ड स्टोरेज, वो सेटअप करते हो। तो कोल्ड स्टोरेज जब सेटअप करते हो तो जो भी असेट खरीदोगे उठाकर कहां डाल देना, पीएनएल में डाल देना। फिर वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे वीट हो गया, ठीक है, अपना इधर चावल वगैरह हो गया, है ना, जो भी सब्जियां हो गई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है दोस्तों, उसके लिए अगर आपने क्या बनाया है, वेयर हाउस बनाया। यहाँ कोल्ड चेन है और यहाँ पर जो नॉर्मल वेयर हाउस है वो कवर्ड है। 2 स्टार और होटल इन इंडिया, आप कहीं पर भी क्या बनाते हो, 2 स्टार या होटल। तो भैया मैंने वही होटल का बिजनेस चालू किया, तो मैं होटल के बिजनेस में जो भी असेट्स खरीदूंगा, लॉज वॉज की बात नहीं है, 2 स्टार या उससे ज्यादा का होटल है, जो भी असेट खरीदूंगा, एसी वेसी लगवाए, फर्नीचर, जो भी असेट करी उसको पीएनएल में क्या कर सकता हूं, मैं डेबिट कर सकता हूं। मैं हॉस्पिटल क्या कर रहा हूं दोस्तों, बिल्ड कर रहा हूं, कितने बेड्स का, 100 बेड्स या उससे ज्यादा का, तो उसको स्पेसिफाइड बिजनेस में डाला गया है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा एग्जाम में, वो एक बिजनेस का नाम देंगे कि भैया इनने कोल्ड स्टोरेज क्या किया है, सेटअप किया है, और उनने ये मशीन्स खरीदी है, बताओ पीएनएल में कितना डेबिट किया जाएगा। तो आप लोग पूछोगे कि यार मशीन है तो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं इसके ऊपर, लेकिन आप किसी को अगर ये बिजनेस का नाम याद रह गया तो वो समझ जाएगा कि भाई ये 35 एडी का क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, वो पूरी की पूरी अमाउंट उठाकर पीएनएल में क्या करनी है, डेबिट करनी है। मतलब पूरे को 5 लाख रुपए की मशीन खरीदे, 5 लाख को खर्चा मान के पीएनएल में डेबिट करा दिया जाएगा। हॉस्पिटल 100 बेड्स या उससे ज्यादा का। फिर आप गवर्नमेंट के कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट या स्लम रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्या कर रहे हो दोस्तों, काम कर रहे हो, है ना। आवास, कभी आवास विहार वगैरह का आपने नाम सुना होगा, है ना, या नायक पिक्चर देखी होगी, तो उसके अंदर वो लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह बना के देते हैं जो कि झुग्गी बस्ती वाले होते हैं उनको, और वहां पर रहने के लिए बोलते हैं। आप उस टाइप का कुछ काम कर रहे हो। आप लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस करंट नेचुरल गैस, मतलब आप क्या करें, नेचुरल गैस या क्रूड या पेट्रोलियम की पाइपलाइन बिछाने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस में आएगा।
फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो स्टैब्लिश कर रहे हैं, या फिर वेयरहाउस फॉर शुगर। सी, यहां वेयरहाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, गन्ना इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लेकिन शुगर इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। शुगर तो हमने क्या करा है, मैन्युफैक्चरिंग किया, लेकिन शुगर के वेयरहाउस के लिए भी आपको क्या हो जाएगा, इस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा। सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट, मतलब वो चिप बनाने का काम करते हैं आप, तो वो लोगों के लिए ये फैसिलिटी है। एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ना, रोड एयरपोर्ट वगैरह डेवलप करने का काम करते हो। ये वाला पॉइंट नंबर 12 एंड पॉइंट नंबर 6, पाइपलाइन और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की पाइपलाइन बिछाने के लिए दोस्तों सिर्फ कंपनी को ही ये बेनिफिट दिया जाएगा, और ये आखिरी पॉइंट के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए भी कंपनी को बेनिफिट दिया जाएगा कि भैया आप जो भी एसेट खरीदो उसको उठाकर कहां डाल दो, P&L में। हाँ, लेकिन याद रखना, गुडविल, लैंड और कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना, कोई शेयर्स वगैरह, ये सब नहीं आ सकते। इसके अलावा कोई भी एसेट होगी उसको आप P&L में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, नाउ तो समझो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना दोस्तों, तो एक बार पढ़ लेना, अगर किसी बिजनेस का नाम स्पेसिफाई किया है और वो इस नाम में से आ गया और असेट खरीदी, तो डिप्रेशन मत लगाना, पूरा की पूरा P&L में डेबिट कर देना। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 37 तक तो हम लोगों ने कर लिया था। अब हम आते हैं सेक्शन 40 पे। दोस्तों सेक्शन 40 क्या बोलता है? सेक्शन 40 बोलता है कि कुछ खर्चों को P&L में नहीं लिख सकते, कुछ एक्सपेंसेस ऑफ P&L में नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ कंप्लायंसेस करने के लिए बोली गई। 34 नहीं है, 34 कोई सेक्शन नहीं जो हमें पढ़ना है प्राची, है ना। सीधा हम कहां पर आ रहे हैं अब? 40 पे। देयर इज नो सेक्शन जो हमें 38 भी नहीं पढ़ना है, 39 भी नहीं पढ़ना है, ओके, है ना, डोंट वरी फॉर दैट। फिर 40 क्या बोलता है कि कुछ कंप्लायंसेस आपने नहीं करी होगी तो आप क्या कर सकते हो, उसको उस खर्चे को P&L में नहीं लिख सकते हो। अब ध्यान से देखना, ये है अगर मैंने किसी को कुछ पेमेंट किया है, कुछ एक्सपेंसेस का क्या किया है, पेमेंट किया है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो काम की बातें हैं। अगर मैंने किसी को पेमेंट किया है और वो पेमेंट किसको किया है, मैंने रेसिडेंट को किया है। जैसे मैंने किसी रेसिडेंट को सैलरी पे करी, रेसिडेंट को रेंट पे किया, रेसिडेंट को कमीशन पे किया, रेसिडेंट को इंटरेस्ट पे किया, एंड उस पे TDS कटता था, है ना। आपको याद, अपने TDS तो बहुत डिटेल में आपको पता ही है, पढ़ा है। तो किन किन चीजों के ऊपर TDS कटता है आपको पता है। तो जो जो मैंने खर्च पेमेंट किया है किसको, रेसिडेंट को, उस पे TDS काटना था, लेकिन मैंने TDS नहीं काटा, या फिर मैंने TDS काट लिया लेकिन काटकर गवर्नमेंट के पास जमा नहीं किया। दोनों में से एक भी कंप्लायंस नहीं करी। क्या? मैंने TDS ही नहीं काटा या TDS काटकर गवर्नमेंट के पास जमा नहीं किया। अब जमा कब तक कर सकते हैं? TDS जमा कर सकते हैं उसी साल जमा कर दो, प्रीवियस ईयर में, या फिर रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले भी क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो। रिटर्न फाइलिंग की डेट आपको पता ही होगी, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, ठीक है। तो आप रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले भी क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो। नहीं किया ना, तो जितना भी खर्चा है
जितना भी खर्चा है उसका 30% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। मतलब उसे खर्चा माना नहीं जाए, पूरे को नहीं, कितने को खर्चा नहीं मानेंगे, सिर्फ 30% को खर्चा नहीं माना जाएगा। 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। लेकिन अगर यही चीज नॉन रेसिडेंट निकल जाए ना, कि पेमेंट किसको किया है, नॉन रेसिडेंट को, और टीडीएस हम लोगों ने नहीं काटा और गवर्नमेंट के पास जमा नहीं किया, तो 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। 100% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो दो चीजें जो यहां पर मेन कवर की गई है, पहला चीज तो क्या है कि भैया हमने किसको पेमेंट किया, रेसिडेंट को पेमेंट किया, और टीडीएस काटना था उस चीज के ऊपर, काट के जमा करना था, मैंने ऐसा नहीं किया, तो पूरा खर्चा नहीं, 30% खर्चा क्या मान लिया जाएगा, डिसअलाउड। अब सुनो, मैंने अगले साल कंप्लायंस पूरी कर ली, तो जो मेरा 30% डिसअलाउड पिछले साल हुआ था वो अगले साल क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। रिमेंबर है ना, 1 लाख का खर्चा था लेकिन 30,000 ही डिसअलाउ होगा, मतलब 70,000 का तो क्या माना जाएगा, खर्चा माना ही जाएगा। ऐसा ही इतना सिंपल क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में आया था, पिछले अटेम्प्ट में ही आया था। सी अब पढ़िए इसको। ब्राउनी प्रोसेसर्स लिमिटेड पेड 4,50,000 एज अ कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस टू मार्टिन। It deducted tax at source at the rate 1% for the expenditure incurred up to 1.5 लाख। टैक्स क्या कर लिया, काट लिया। एंड डिड नॉट डिडक्ट टैक्स ऑन द सब्सिक्वेंट पेमेंट। पहली बात तो टैक्स काट लिया, अच्छा लिखना चाहिए था काट के जमा किया नहीं किया, वो उन्हें ढंग से क्लियर ही नहीं किया, मान लो कि क्या कर दिया, जमा कर दिया। डिड नॉट डिडक्ट टैक्स ऑन द सब्सिक्वेंट पेमेंट ऑफ 3 लाख, 3 लाख पे तो किया ही नहीं। हाउ मच ऑफ द एक्सपेंडिचर would be added to the income while computing the income of the Brownie Processors Limited। मतलब कितना खर्चा नहीं माना जाएगा ना, कितना, अब देखो खर्चा नहीं माना जाएगा मतलब आपकी इनकम बन गया एक तरीके से, क्योंकि आपका प्रॉफिट उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल था भैया, इस पे टीडीएस काट लिया, लेकिन उनको लिखना चाहिए था कि भैया जिसको पेमेंट किया है वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट। मुझे तो कहीं दिखा ही नहीं कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, मान लेता हूं कि वो क्या है दोस्तों, रेसिडेंट है। मान लिया कि वो रेसिडेंट है, कुछ नहीं हुआ तो रेसिडेंट ही मानेंगे। इस 3 लाख का 30% खर्चा माना नहीं जाएगा, तो 3 लाख का 30% करोगे तो कितना आएगा आपका, 90,000। ये आंसर रहेगा इसका। तो जहां पे भी दिख जाए ना दोस्तों, जहां पे भी दिख जाए टीडीएस नहीं काटा या जमा नहीं किया, तो समझ जाना कि बिजनेस हेड में वो खर्चा पीडल में डेबिट नहीं किया जाएगा। रेसिडेंट हुआ तो 30% और नॉन रेसिडेंट हुआ तो पूरा की पूरा पीडल में लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है जो कि इंपॉर्टेंट है 40 के अंदर, वो ये है कि भैया 40 में अगर किसी सिंगल पर्सन को, इसको 40A3 भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्शन 40A3 आएगा ही एग्जाम में, 99.99% एग्जाम में आएगा। जो अभी अपने टीडीएस वाला देखा वो भी पॉइंट एग्जाम में आता है, ये वाला पॉइंट भी एग्जाम में आता है, तो ध्यान होशो आवाज में रहना। डेप्रिसिएशन के दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, साइंटिफिक रिसर्च का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 40A3 में क्या बोला, अगर सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश में कर दिया तो वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो मेन बातें हैं वो बता रहा हूं, है ना। सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किसमें कर दिया, कैश में कर दिया, तो वो खर्चा क्या मान लिया जाएगा, डिसअलाउड। सर हम कैश पेमेंट किसमें कर सकते हैं, देखो पेमेंट आपको करना है अकाउंट पेई चेक से, अकाउंट पेई चेक से, मान आप सही बोल रहे, पेमेंट किससे करना है, अकाउंट पेई चेक से करना है, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, आईएमपीएस कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट पे ड्राफ्ट से पेमेंट कर दो, अकाउंट पे। देखो आपको कैश में भी पे नहीं करना है, क्रॉस चेक में भी पे नहीं करना है, बेरर चेक में भी पे नहीं करना है,
आपको किस में पे करना है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट में करना है। अकाउंट पे वर्ड जरूर देखना, वो जानबूझ के देंगे कि क्रॉस चेक से क्या कर दिया अपन ने, पेमेंट कर दिया, आप बोलोगे हाँ चेक से करा ना पेमेंट, नहीं। गवर्नमेंट ऑलवेज वांट टू प्रमोट द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, है ना, वो बैंक से ट्रांजैक्शन हो इसलिए प्रोविजन लेकर आए हैं। अब मान लो कि मैंने परचेस किया बेटा, मैंने किसी से 5 लाख का माल परचेस किया और ये 5 लाख मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ट्रेडिंग में मैं डेबिट साइड लिखूंगा, लेकिन मैंने 5 लाख किस में दे दिए, कैश में दे दिए। तो दोस्तों अगर मैंने एक ही पर्सन को सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा पेमेंट किस में कर दिया, कैश में या क्रॉस चेक में या बेरर चेक में, तो ये 5 लाख मेरे ट्रेडिंग के अंदर लिखे नहीं जाएंगे, इन्हें हमें खर्चा नहीं मानना है। तो सर हम पेमेंट किससे कर सकते हैं, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, या फिर पूरा 5 लाख का कितना परसेंट, नहीं पूरा की पूरा, वो तो सिर्फ टीडीएस रेसिडेंट के केस के अंदर जो है वो 30% है, बाकी तो पूरा खर्चा मानना नहीं है। ओके अब दोस्तों कुछ एक्सेप्शंस है। एक तो यह है कि ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो ना, याद रखना ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे तो एक दिन में कितना पे कर सकते हो, 35,000 तक कैश में पे कर सकते हो। बाकी लोगों के लिए कितनी लिमिट है, 10,000। ट्रांसपोर्टर लिखा हुआ आ जाए, अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो तो 35,000 की क्या रहेगी, लिमिट रहेगी। तो होगा ये कि बोलेंगे भैया ट्रांसपोर्टर को 25,000 रुपए कैश में पे कर दिया। अब आधे लोग तो 10,000 याद रख के जाएंगे और वहां पर गलत करके आएंगे कि बोले ये खर्चा क्या है, डिसअलाउड है। पूरा 25,000 क्या होगा, अलाउड होगा, वो पीएनएल में एक्सपेंस लिख सकता है। देखो बात क्या चल रही है, पीएनएल में डेबिट करना है, खर्चा मानना है या नहीं मानना है। खर्चा मानेंगे तो अपने लिए फायदा है, नहीं मानेंगे तो दोस्तों फिर इनकम टैक्स वालों के लिए फायदा है, क्योंकि प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। फिर बात ये आती है, देखो दोस्तों मैंने किसी को 8,000 रुपए आज दिए और 4,000 रुपए कल दिए कैश में, चलेगा। सिंगल पर्सन को सिंगल डे में, मतलब अगर मैंने 8,000 सुबह दिए और 4,000 उसको शाम को दिए, जो मैंने वो मशीन इंस्टॉल करने आया था, तो 12,000 रुपए का मैंने उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दिए। ये इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर कुछ है तो मैं उसको उसको खर्चा नहीं मान सकता। ठीक है, ये बात है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस है। ऐसे तो बहुत सारे एक्सेप्शंस, 6DD है रूल, उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन, जो मेजर एक्सेप्शन है मैं बता देता हूं कि भैया कुछ ऐसे दिन होंगे जिस दिन हम, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कैश में भी कर सकते हैं, कुछ डिसअलावेंसेस नहीं आएगी, मतलब उसे फिर भी खर्चा मान लिया जाएगा। देखो एक तो पब्लिक हॉलीडे के दिन पेमेंट किया है ना, तो चलेगा, अपन कैश में पेमेंट कर सकते हैं। 15 अगस्त आएगा लिखा हुआ है, 26 जनवरी आएगा, 2 अक्टूबर लिखा हुआ आएगा, तो ध्यान से पढ़ लेना, है ना, ध्यान से पढ़ लेना। तो पता चला कि 15,000 रुपए का पेमेंट कैश में कर दिया 2 अक्टूबर के दिन, तो आप बोलोगे 10,000, पूरे 15,000 क्या हो जाएंगे। अच्छा 10,000 से ज्यादा पेमेंट कैश में कर दिया तो दोस्तों पूरा खर्चा 15,000 रुपए पूरे डिसअलाउ हो जाएंगे, लेकिन वो 15 अक्टूबर सॉरी 2 अक्टूबर को कर दिया या 15 अगस्त को करा तो दोस्तों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पब्लिक हॉलीडे के दिन कर सकते हो, स्ट्राइक है उस दिन कर सकते हो। ठीक है, अगर पैसा आपको गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को पैसा देना है, गवर्नमेंट को अगर आपको कुछ पैसे भरने हैं तो कैश में भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, गवर्नमेंट को दे सकते हो। बैंक को पैसा क्या कर सकते हो, कैश में दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको ब्याज भरना है तो आपने बैंक को ब्याज किस में दे दिया, कैश में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक हॉलीडे, स्ट्राइक, गवर्नमेंट, बैंक को आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं ना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो 50,000 रुपए तक कैश में दे सकते हैं। कितने तक दे सकते हैं, 50,000 रुपए तक। अगर किसी को कोई रिटायर हो रहा है, उसकी कुछ अमाउंट बन रही है ग्रेचुटी की, तो 40,000 रुपए आपने उसको क्या दे दिए, कैश में दे दिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी विलेजर को पेमेंट कर रहे हो, विलेज में किसको पेमेंट कर रहे हो, विलेजर को विलेज में पेमेंट कर रहे हो और वहां पे कोई भी बैंक नहीं है, तो भैया उसको पेमेंट क्या कर सकते हो, कैश में दे सकते हो। मेरे को कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाहिए थी, कुछ मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए था, तो मैं उसके पास गया, किसान के पास, वहां बैंक भी नहीं हो, बहुत दूर दराज इलाके में रहता है, वो कैश देना पड़ा तो मैं कैश दे सकता हूं। तो मेन देखना, पब्लिक हॉलीडे तो नहीं लिखा है, स्ट्राइक तो नहीं लिखा है, गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप किसको पेमेंट कर रहे हो, बैंक को आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पेमेंट कर सकते हो, कितने तक, 50,000 रुपए तक का आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। विलेजर को कहां पेमेंट कर रहे हो, विलेज में। कॉटेज इंडस्ट्री वालों को आप क्या करते हो दोस्तों, पेमेंट करते हो।
ठीक है, तो इन लोगों को आप कर सकते हो, इवन फार्मर्स को आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, किसमें, कैश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो मच्छी पालन करते हैं उन लोगों को भी क्या कर सकते हो, कैश में पेमेंट कर सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी किसी को करोगे कैश में या फिर क्रॉस चेक से या बेरर चेक से, तो फिर दोस्तों वो पूरा की पूरा खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, उसे खर्चा नहीं माना जाएगा। तो ये 10,000 है, 35,000 वाली बात मैंने आपको 48,3 की बता दी है। कोई सा भी खर्चा हो, जैसे सैलरी हो ना, इवन सैलरी हो, कोई सा भी खर्चा हो, आपने कैश में दे दिया, गए बेटा, खत्म खेल। फिर 40 ने क्या कहा, 40 ने ये कहा, एक सेक्शन और है 48(2) है उसमें, 48(2), वो सेक्शन ने क्या कहा कि भैया आप अगर रिलेटिव को पेमेंट करते हो, किसको, रिलेटिव को, आपके किसी रिलेटिव को आप पेमेंट कर रहे हो और वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो जितना आप मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो वो खर्चा माना नहीं जाएगा। मैंने अपने भाई से ही परचेज दिखा दी, 5 लाख की परचेज थी, लेकिन मार्केट वैल्यू 5 लाख थी, लेकिन मैंने 8 लाख की परचेज क्या करी, बुक करी। तो ये जो 3 लाख है दोस्तों, उससे एक्सपेंस माना, एक्स्ट्रा वाले को ही क्या नहीं मानेंगे, एक्सपेंस नहीं मानेंगे, 5 लाख को एक्सपेंस मान सकते हैं। बट ये 48(2) इतना एग्जाम में आता नहीं है। बेसिकली वो क्या पूछता है, 48(3) मान के चलो हर एग्जाम में रहेगा, है ना, ईच एंड एवरी एग्जाम में 48(3) पूछ ही लेगा। देखो टीडीएस वाला पूछ लेगा। जब पीजीबी के क्वेश्चन लाइन से आएंगे ना, तो ध्यान से पढ़ना, उनको ध्यान से पढ़ना। क्लियर लिखा रहेगा कि भैया टीडीएस नहीं काटा, तो देख लेना रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। कुछ नहीं बोला तो रेसिडेंट ही मानना। आप क्या करें, तुम्हारे एग्जाम को क्लियर करना चाहिए, इंस्टीट्यूट को क्लियर करना चाहिए, 30% डिसअलाउ कर देना, और नॉन रेसिडेंट है तो 100% डिसअलाउ कर देना। और इधर से अगर पेमेंट नहीं किया, पेमेंट कैश में कर दिया, तो क्या करना, पेमेंट अगर आपने कैश में कर दिया तो व्हाट यू डू कि पूरा की पूरा 100% डिसअलाउ कर देना, 10,000 से ज्यादा है तो। बस ये देख लेना कहीं बैंक स्ट्राइक, कहीं विलेजर तो नहीं लिखा हुआ है, पब्लिक हॉलिडे तो नहीं लिखा हुआ है, ये देख लेना। गवर्नमेंट को कितना ही पेमेंट करो, बैंक को कितना ही पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं आती। सो दिस वाज सेक्शन 40 एंड यही थी दोस्तों मेजर डिसअलाउंसेस, मेजर डिसअलाउंसेस यही थी। अच्छा, कल मैंने आपको जीरो कूपन बॉन्ड बताया था, उसकी बात याद है क्या, जीरो कूपन बॉन्ड में क्या करोगे, व्हाट यू विल डू इन जीरो कूपन बॉन्ड, क्या करना था, जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट है कितना कम है, वो आपको राइट ऑफ करना है ओवर लाइफ, ओवर लाइफ, कल ही बताया था मैंने। ओवर लाइफ ऑफ बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, अपन को राइट ऑफ करना पड़ेगा। फिर मैंने बताया था फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, इसके बारे में कुछ याद है क्या बताया था फैमिली प्लानिंग के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। क्या था फैमिली प्लानिंग के बारे में, मैंने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा और रेवेन्यू भी होगा। रेवेन्यू पूरा पीएनएल में आएगा, रेवेन्यू में पूरा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 100% नहीं, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5। देख भाई सुनो, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मतलब सिर्फ डिवीजन ही सुन रहे, मैं आपको बताता हूं कि मेन सेक्शन हमें कौन से ध्यान रखने हैं। डेप्रिसिएशन, हाँ लास्ट में मैंने दिए हैं, फिर भी वापस सुन लो भैया, तुम मतलब नहीं रहेगा नहीं तो। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले स्टेप में क्या करना, पहले देखना कि असेट कौन सी है। सबसे पहले क्या देखना, असेट कौन सी, इंपॉर्टेंट सेक्शन, फिर से बता रहा हूं, बचा कुछ नहीं, अब 2-4-5 सेक्शंस बचे हुए आने लायक, बता दूं काम खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, स्टेप असेट कौन सी है देखना, तो रेट पता चल जाएगा आपको। रेट पता चलने के बाद आप ये देखना कि क्या वो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है ना। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो देखना कि उसको डेप्रिसिएशन के साथ क्या मिल सकता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर वो क्या परचेस कर रहा है, प्लांट एंड मशीन परचेस करता है। तो पहले तो देखो, पहले सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात करना। नॉर्मल डेप्रिसिएशन वो कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस क्या करना है आपको, सेल करना है। ये करके आप क्या निकाल दो, बैलेंस। इस बैलेंस के ऊपर क्या कैलकुलेट कर लो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो।
सेकेंड स्टेप में देख लो कि भैया क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है और वो प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहा है क्या, और कौन सी प्लांट एंड मशीनरी एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए। दूसरा रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कार नहीं होना चाहिए, एयरक्राफ्ट नहीं होना चाहिए, शिफ्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी मशीन नहीं होना चाहिए जो ऑफिस में, फैक्ट्री, ऑफिस में, गेस्ट हाउस में, फार्म हाउस में, है ना, यहां पर इंस्टॉल्ड हो या रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इंस्टॉल्ड हो, मतलब फैक्ट्री में इंस्टॉल होने वाली क्या होनी चाहिए मशीन, तो ही अपन एलिजिबल कहेंगे। और उसके ऊपर क्या दे देना, एडिशनल डेप्रिसिएशन दे देना, किस रेट से, 20% से। यहां पर रेट आधा कर देना, रेट क्या कर देना, आधा, जब आपने 180 दिन से क्या किया है, कम यूज किया है। ठीक है, ये बात रहेगी डेप्रिसिएशन की। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड आता है। साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड डोनेशन दिया है तो याद रखना कि जितना डोनेशन दिया है वो 100% क्या बन जाएगा, खर्चा बन जाएगा, 100%। और अगर आपने डोनेशन नहीं दिया, इन हाउस अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही खर्चा किया है रिसर्च के ऊपर, तो दोस्तों होगा ये कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो पूरा पेंडल में आएगा ही आएगा, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी 100% कहां पर आ जाएगा, पेंडल में आ जाएगा, पूरा के पूरा। कोई 5 से डिवाइड मत करना, किसके अंदर, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। बस याद रखना कि साइंटिफिक रिसर्च के नाम से लैंड का बेनिफिट नहीं ले सकते, लैंड का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारी असेट, बिल्डिंग सबका मिल जाएगा, लेकिन लैंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च। इसके बाद दोस्तों जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर जो है उसमें क्या याद रखना है, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, कंपनी को मिलता है। कंपनी फैमिली प्लानिंग पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी खर्चा कर सकती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी खर्चा कर सकती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा की पूरा इस साल के पेंडल में डाल देना, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड बाय क्या करना, 5 करना, और वो जो 5 आने के बाद 1/5 आएगा उसको 100% में प्लस करना, जो दोनों अमाउंट है वो कहां लिख जाएंगे, पेंडल के अंदर। फिर मैंने आप लोगों को बताया था जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या करना, जीरो कूपन बॉन्ड में बोलेंगे कि भैया ये इतना डिस्काउंट है, 100 रुपए का बॉन्ड है, 95 पे इशू हुआ है, देना 100 पड़ेंगे, यानी 5 रुपए का नुकसान है। 5 रुपए डिवाइड बाय लाइफ ऑफ बॉन्ड क्या करना, डिवाइड करना। तो 5, अगर 10 साल लाइफ है तो 5 डिवाइड बाय कितना करना, 10 करना। जो भी अमाउंट आएगा वो पीएनएल में क्या करना, हर साल डेबिट किया जाएगा। फिर आ सकता है प्रीलिम एक्सपेंसेस का क्या करना है, तो प्रीलिम एक्सपेंसेस के लिए बोलना कि भैया हम कितना कर सकते हैं, 5 इंस्टॉलमेंट में करेंगे, लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या है, 5% ऑफ सीओपी, या और कंपनी के केस में क्या होगा, 5% ऑफ सीओपी और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर करेंगे, और फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, जो भी कम आएगा उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5। फिर भैया बोलेंगे हमने टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा, तो एकदम से देख लेना भैया रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट है तो जितना भी खर्चा है उसका 30% डिसअलाउ कर देना, नॉन रेसिडेंट है तो पूरा 100% क्या कर देना, डिसअलाउ। वो बोलेंगे साहब हमने एक दिन के अंदर कैश में 15,000 रुपए का पेमेंट कर दिया एक ही पर्सन को, अच्छा मैंने 8,000 रुपए का पेमेंट आपको किया और 8,000 का पेमेंट आपको किया, अलग अलग पर्सन को किया, तो फिर कुछ भी डिसअलाउड नहीं होगा। सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश में, क्रॉस चेक में या फिर बेरर चेक में कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी दोस्तों, वो पूरा खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। ट्रांसपोर्टर के केस में लिमिट याद रखना कितना है, 35। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देख लेना कि वहां पर स्ट्राइक, पब्लिक हॉलीडे ये सब तो नहीं लिखा हुआ है, संडेज वनडेज तो नहीं लिखा हुआ है, गवर्नमेंट तो नहीं लिखा हुआ है, बैंक को तो पेमेंट नहीं लिखा हुआ है। अगर आप बैंक को पेमेंट कर रहे हो तो आप बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट जो बात थी, मैंने कहा था आप लोगों को रिलेटिव को पेमेंट वाली बात है ना, रिलेटिव को क्या कर सकते हो, एक्सेसिव जो पेमेंट किया है 48 बोलता है वही क्या होगा, डिसअलाउ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर दोस्तों अब आते हैं कुछ ऐसे सेक्शंस पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से, मतलब आते ही हैं, ऐसा होगा नहीं कि नहीं आए। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है जरा देखो। अब अभी अपन को प्रॉफिट निकालना है तो 30 को पता होना चाहिए, 30, 31, 32, 33, 37, क्या क्या अलाउड है, क्या क्या डिसअलाउड है, सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के लिए आसान कर दिया है प्रॉफिट निकालने का तरीका, उसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। मान लिया जाएगा कि आपका इतना प्रॉफिट है, तो दोस्तों गवर्नमेंट ने 3 सेक्शन बनाए हैं, 3 सेक्शन, 44 AD, 44 ADA और 44 AE। ये
तीन सेक्शन है प्रेजेंट टुडे, और भी है लेकिन अपने लिए तीन रेलेवेंट है। तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पिछले टाइम में तो तीनों आए थे, तीनों पूछे गए थे, तो मतलब ये आप 3 मार्क्स से एक तरीके से मान के चलिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये सेक्शन बहुत काम में आते हैं, नहीं तो 2 मान के चलो आएगा ही आएगा। अब सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, 44 AD पढ़ लेते हैं। 44 AD क्या बोलता है? दिस सेक्शन अप्लाई टू इंडिविजुअल एंड HUF एंड रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म। मतलब किसके ऊपर आएगा? सिर्फ 3 लोगों पे। कंपनी पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, रेसिडेंट पे ही होगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जिनका की टर्नओवर 2 करोड़ तक है, जिनका की टर्नओवर कितना है? 2 करोड़ तक का, मतलब छोटा मोटा आपका क्या है? बिजनेस है। भैया आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना, तो आप अपना टर्नओवर बोलो। उसने बोला मेरा टर्नओवर 1 करोड़ है। कितना है? 1 करोड़। तो होगा क्या कि 1 करोड़ का उसको बोल दिया गया कि आप मिनिमम प्रॉफिट शो कर दो। मिनिमम प्रॉफिट कितना शो कर सकते हैं? या तो 8% या तो 6%। अगर इस 1 करोड़ जो आपका टर्नओवर है, अगर वो बैंकिंग चैनल से है, बैंकिंग चैनल से टर्नओवर है, तो आप कितना शो कर सकते हो? उस टर्नओवर का 6% प्रॉफिट शो कर दो। और अगर वो बैंकिंग चैनल से नहीं है, बैंकिंग चैनल से नहीं है, कैश में है मतलब, तो फिर आप कितना मिनिमम प्रॉफिट शो करो? 8%। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट शो कर दो। हम आपसे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं। आप 8% से ज्यादा भी कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम कितना बोला है? आप कितना शो कर दो? 8। भैया तो किसी का टर्नओवर 1 करोड़ है, वो बोला मैं तो 44 AD फॉलो करूंगा। कोई सा भी बिजनेस हो, कोई सा भी बिजनेस हो, अगर वो इंडिविजुअल है, HUF है और पार्टनरशिप फर्म है, कोई सा भी बिजनेस है, वो बोलते हैं कि साहब मैं तो 44 AD फॉलो करूंगा, तो उस केस के अंदर 1 करोड़ का 8% या 6%, अगर पूरा की पूरा टर्नओवर बैंकिंग चैनल से तो 6 लाख रुपए शो कर देगा, और बैंकिंग चैनल से नहीं तो 8%, 8 लाख रुपए क्या कर देगा दोस्तों? शो कर देगा। काम खत्म, प्रॉफिट निकल गया। दैट सिंपल। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई झमेला नहीं है यहां पर। तो क्या याद रखना है? टर्नओवर का कितना करना है इस सेक्शन के अंदर? बिजनेस देखा, बिजनेस देखा, टर्नओवर को डिवाइड किया बैंकिंग चैनल में और इधर से नॉन बैंकिंग चैनल में, यानी कैश में। इसका 6%, इसका 8%, आंसर आ गया 44 AD। एनी बिजनेस, दैट बिजनेस कैन बी एनी बिजनेस। आई थिंक इसका कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, पूछते ही मतलब हर अटेम्प्ट में पूछते हैं। अब इतना सिंपल क्वेश्चन तो अब मैं क्या ही बोलूं। हाँ अच्छा, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, इसमें एक चीज और है कि इस प्रॉफिट में से और कुछ माइनस नहीं कर सकते आप। वी कैन नॉट रिड्यूस एनीथिंग, आप कुछ भी माइनस नहीं कर पाओगे। दिस इज द मिनिमम फिगर। अच्छा, अब पार्टनर होता क्या है? प्रॉफिट आ जाता है पार्टनरशिप फर्म का, तो प्रॉफिट आने के बाद वो लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट आने के बाद वो लोग इंटरेस्ट और सैलरी चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेस्ट और सैलरी। P&L अप्रोप्रिएशन आप बनाते ही हो, तो सैलरी भी देते हैं पार्टनर को और इंटरेस्ट भी देते हैं पार्टनर को। याद रखना कि इस सेक्शन के अंदर पार्टनरशिप फर्म कोई इंटरेस्ट भी माइनस नहीं कर पाएगी, कोई सैलरी टू पार्टनर भी माइनस नहीं कर पाएंगे। मतलब दिस इज फाइनल। बस आपको टर्नओवर देखना है, टर्नओवर पर 8 या 6 लगाना है और कुछ भी माइनस नहीं करना है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, सेंथिल एंड कंपनी द पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टनर विद इक्वल शेयर, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बोथ वर्किंग पार्टनर मंथली सैलरी मिलती है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर। द फर्म हैड डन द सेल्स ऑफ 60 लाख। 60 लाख की क्या है दोस्तों? सेल है। अमाउंट रियलाइज बाय कैश वॉज 10 lakhs। ठीक है, बाकी का पेमेंट किससे मिला था? अकाउंट पे ही चेक से मिला था, ड्राफ्ट से मिला था, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, यानी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हुआ है। हाउ मच इज द प्रेजेंटिव इनकम अंडर 44 AD? तो क्या करना है 44 AD के अंदर? टर्नओवर पता किया, टर्नओवर में से 60 में से 50 और कितना कर दिया? 10 कर दिया, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 10 लाख किस में है? कैश में है। तो 60 में से अपन ने 50 किया और कितना किया? 10 किया। इसका कितना कर दो? 8%। इसका 6%, इसका 8%,
दिस इज द मिनिमम प्रॉफिट। जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। सर ये पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया, पार्टनर को जो सैलरी दी, ये सब माइनस होगा क्या? नहीं। तो सर ये दे क्यों रखा है? पहले माइनस हुआ करता था, अमेंडमेंट के बाद से माइनस नहीं होते हैं। इवन काफी पहले अमेंडमेंट आ चुका था ये तो क्या आंसर रहेगा जरा देखो इसका। 50 लाख का 6% और 10 लाख का 8%। कैलकुलेटर नहीं लाई? चल ठीक है। तो ये मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन उन लोगों ने यहां पर पूछा है। अच्छा एक बात याद है आपको, मैंने बताया था एडवांस टैक्स भरना होता है 4 इंस्टॉलमेंट में भरना होता है। इन लोगों को एडवांस टैक्स एक ही इंस्टॉलमेंट में भरना होता है, एक ही आखिरी 100% पूरा की पूरा कहां भरना पड़ेगा? आखिरी 15 मार्च को भरना पड़ेगा। सिंगल इंस्टॉलमेंट में क्या करना है? उनको एडवांस टैक्स भरना है। ठीक है। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑडिट कराने की जरूरत वगैरह कुछ भी नहीं रहेगी। बस जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है उन्हीं को यह बेनिफिट मिलेगा। ओके। 44 एडी अप्लाई होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे। मतलब 44 एडी अप्लाई होता है बिजनेस करने वालों पे। 44 एडी अप्लाई होता है प्रोफेशन वालों पर। किस पे? प्रोफेशन। डॉक्टर हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, उनके ऊपर क्या अप्लाई होगा? 44 एडीए। ये लोग क्या कर सकते हैं? जो भी इनकी रिसिप्ट है, जो भी इनकी रिसिप्ट है उसका 50% मिनिमम प्रॉफिट शो कर दो, छुट्टी तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? 50%। ज्यादा शो करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने मिनिमम कितना मांगा है? 50% मांगा है। तो हाँ, लेकिन ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके प्रोफेशन में रिसिप्ट आपकी कितनी हो? 50 लाख तक की। ठीक है। अगर आपके 60 लाख की रिसिप्ट है तो फिर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रॉपर खर्चे जो सेक्शंस के हिसाब से आते हैं वो आपको क्या करने पड़ेंगे? लिखने पड़ेंगे। फिर आपको नॉर्मल वो सब काम करते वैसा काम आपको करना है। लेकिन अगर आप चाहो तो 50% क्या कर सकते हो? इनकम शो कर दो 44 एडीए में आकर। ये प्रोफेशन के लिए है और ये किसके लिए है? बिजनेस। यहां पर एक ही रेट है, चाहे आपकी बैंकिंग चैनल से हो चाहे बैंकिंग चैनल से ना हो। और यहां पर जो रहेगा आपको 2 रेट है, बैंकिंग चैनल से 6% और कैश में 8%। इसका भी क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में आया था दोस्तों। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब आप बहुत ही इजीली इसमें स्कोर कर सकते थे। डॉक्टर कमलेश पाए इज अ कार्डिक सर्जन। His gross receipt for the profession was 36,40,000। मतलब 50 लाख से उसकी ग्रॉस रिसिप्ट क्या थी? कम थी। He wants to declare income as per the presumptive taxation। वो presumptive taxation से इनकम क्या करना चाहता है? शो करना चाहता है। इसमें क्या होगा कि कितना शो कर सकता है 44 एडीए के अंदर? मिनिमम 50%। बस टर्नओवर पता हो, उसे 50% अप्लाई किया, 36-40 का 50% अप्लाई किया तो आपका 18,20,000 क्या रहेगा दोस्तों? आंसर। इतना प्रॉफिट शो कर दो, काम खत्म हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टर के ऊपर 44 ए अप्लाई होता है। किसके ऊपर? ट्रांसपोर्टर के ऊपर। ट्रांसपोर्टर के ऊपर सेक्शन 44 ए अप्लाई होगा। अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्टर है, गुड्स का क्या है? ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रक वाले, ऑल दोस थिंग्स, उन लोगों के लिए स्पेशल सेक्शन बनाया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उनको बोला गया कि आप कितना प्रॉफिट शो कर सकते हो। याद रखना ये जो है 44 ए, ये तभी वो बेनिफिट ले सकते हैं जब उनके पास 10 से ज्यादा व्हीकल ना हो। किससे ज्यादा व्हीकल ना हो? 10 से ज्यादा व्हीकल ना हो। मतलब एटलीस्ट 10 चलेंगे, 10 से कम चलेगा, 10 से ज्यादा होगा तो ये बेनिफिट इस सेक्शन का वो लोग उठा नहीं पाएंगे। अब उन लोगों को बोला कि भैया प्रॉफिट कितना शो कर सकते हो। उन्हें ये कहा कि 2 टाइप के व्हीकल हो सकते हैं, हैवी व्हीकल और अदर व्हीकल। हैवी व्हीकल वो होते हैं जिसकी कैपेसिटी 12 टन से क्या होती है? 12 टन से ज्यादा होती है दोस्तों, वो क्या होता है? हैवी। इसके अलावा जो भी होंगे वो कहां आएंगे?
अदर व्हीकल। तो उन्हें कहा अदर व्हीकल के केस में आप 7,500 पर मंथ, 7,500 पर मंथ, उन्हें सीधा प्रॉफिट की अमाउंट ही दे दी। पर व्हीकल आप क्या कर सकते हो, 7,500 पर मंथ पर व्हीकल और पार्ट ऑफ द मंथ। $7,500 पर मंथ पर व्हीकल और पार्ट ऑफ द मंथ आप क्या शो कर सकते हो, प्रॉफिट शो कर सकते हो। मतलब मेरे पास 5 व्हीकल है तो मैं क्या करूंगा, 7,500 पर मंथ है ना, तो इंटू 12, और 7,500 जो है वो पर व्हीकल है, यानी मेरे पास 5 व्हीकल है तो इंटू कितना कर दूंगा, 5। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा ये साल भर का मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। मुझे इतना प्रॉफिट क्या करना है, शो करना है। किसके केस में, अदर व्हीकल के केस में। अब आप बोलते हो कि सर मैंने क्या करा था, मैंने व्हीकल जो परचेस किया है वो 25 अप्रैल को किया है, तो भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उस मंथ का एक दिन भी आ गया, एक सेकंड भी आ गया, एक मंथ भी आ गया और एक सेकंड भी आ गया, तो भैया मुझे वो पूरे मंथ का क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अप्रैल को भी काउंट करेंगे, अप्रैल से लेके मार्च तक काउंट आपको करना पड़ेगा। इसलिए कहा है पार्ट ऑफ दी मंथ है। अच्छा 8 व्हीकल है तो क्या करोगे, 8 अदर व्हीकल है तो 7,500 इंटू 12 इंटू कितना कर दोगे, 8। अच्छा अब बोलेंगे कि साहब 4 व्हीकल तो शुरू से थे और 4 व्हीकल जुलाई में आए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 7,500 इंटू 12 इंटू 4, जो शुरू से थे उनके लिए तो पूरा रहेगा। जो जुलाई से आए तो क्या करेंगे, 7,500 इंटू 9 इंटू कितना करेंगे, 4 व्हीकल में। तो इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कोई व्हीकल मैंने क्या किया, सितंबर में भी मेरे पास 10 व्हीकल थे, 10 व्हीकल थे और मैंने एक व्हीकल सितंबर में क्या कर दिया, बेच दिया। तो इसका कैसे करोगे मालूम है, 9 तो पूरे साल भर थे ना, तो 7,500 इंटू 12 इंटू 9 ये तो करोगे, और 7,500 इंटू सितंबर में बेचा ना, तो सितंबर को भी काउंट करेंगे। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने का इसका भी क्या करना पड़ेगा, भला ही 1 सितंबर को बेचा हो 25 को बेचा हो, सितंबर को तो पूरा क्या करना पड़ेगा, काउंट। इतने महीने का तो प्रॉफिट काउंट होगा, दोनों को प्लस करेंगे, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। और जब हैवी व्हीकल होता है, हैवी व्हीकल, तो उस केस में क्या करना होता है, 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल चार्ज करना होता है। तो मेरे पास 2 हैवी व्हीकल है, कितने, मान लो कि 2 हैवी व्हीकल है जिसकी टन कैपेसिटी 13, हाँ जिसकी कितनी कैपेसिटी है, 13 टन कैपेसिटी है। तो होगा क्या, 1000 पर टन है ना, तो 1000 इंटू कितना करेंगे, 13 इंटू 12, क्योंकि 1000 पर टन है और पर मंथ है और पर व्हीकल है, तो 1000 इंटू 13 इंटू 12, और यहां पर अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा, हैवी व्हीकल का ऐसा करना पड़ेगा। अगर वो 13,000 केजी बोलता है, 13,000 केजी, हाँ 13,000 केजी बोलता है, तो एक बात ध्यान रखना कि 13,000 केजी मतलब 13 टन हो गया। तो इसका कैलकुलेशन कैसा करेंगे अपन, 1000 पर टन मतलब इंटू 13 इंटू 12, क्योंकि पर टन पर मंथ है, तो ये तो एक का हुआ। अगर व्हीकल हैवी व्हीकल 2 हुए तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 हुए तो 3 से मल्टीप्लाई करना। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था दोस्तों, आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन एग्जाम। रामनाथ हैज 4 हैवी व्हीकल्स, है ना, 4 हैवी व्हीकल्स है 13,000 केजी के, यानी 13 टन के, है ना। कितने हैं बेटा, 13 टन के हैं। यानी एक लाइट व्हीकल है, मतलब टोटल मिलाकर कितने हैं, 5 व्हीकल। ठीक है। ही ऑपरेटेड द व्हीकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। हाउ मच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यानी 44A इसमें हमें क्या करना है, अप्लाई करना है।
कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा, एक लाइट व्हीकल है तो एक लाइट व्हीकल का 7,500 इंटू 12, वो तो हो ही जाएगा 7,500 पर मंथ, और पर व्हीकल है तो एक ही है तो इनका कर देंगे। और ये जो 13, तो 1000 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 4, 1000 पर टन पर ट्रक पर मंथ, यानी पर व्हीकल पर मंथ, और नंबर ऑफ व्हीकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ भैया कितना आंसर आ रहा है? 7,14,000 आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। 7,14,000 विल बी योर आंसर। देखो 44, इसका भी आंसर, इसका भी क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था। इसका भी आप देखोगे 44 एडी का भी बहुत ही सिंपल था, क्योंकि बस बाइफरकेशन करके 6 और 8 करना था, बाकी कुछ और माइनस नहीं होगा। 44 एई का भी बहुत सिंपल आया था। 44 एई का भी आप देखोगे तो जो भी इसकी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50% आप लोगों को करना था। फिर ये भी इजी आया था, ये डेप्रिसिएशन का पेटेंट वाला, इंटेंजिबल के ऊपर कितना लगता है? 25%, लेकिन आधे रेट से लगा देंगे 12.5% से। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 सेक्शंस थे जो कि मुझे लगते हैं, तो मैंने देखो इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से आप लोगों को क्या क्या बता दिया है। वी हैव डन विद द डेप्रिसिएशन, वी हैव डन विद द साइंटिफिक रिसर्च, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लीज और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। साइंटिफिक रिसर्च वही 35 वाला बता दिया, 100% आपको क्या मिल जाएगी? रिडक्शन मिल जाएगी। फिर फैमिली प्लानिंग वाला मैंने आप लोगों को बता दिया है, जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का 1/5 करेंगे, रेवेन्यू का 100% रहेगा। पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट 100% डिसअलाउ हो जाएगा। पेमेंट टू रेसिडेंट 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। पेमेंट टू रिलेटिव, तो जो एक्सेसिव पेमेंट रिलेटिव को किया है दोस्तों वो डिसअलाउ हो जाएगा। 48.3 इज अ कैश पेमेंट। कैश पेमेंट के लिए याद रखना, सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज्यादा, ट्रांसपोर्टर को कितना? 35,000 से ज्यादा। फिर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक सेक्शन जो बचा है वो थोड़ा सा ऐसा ही वाला 43B है। 43B ये बोलता है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि जो आउटस्टैंडिंग होने पर आपको रिडक्शन नहीं मिलती। वैसे तो हम मर्केंटाइल बेसिस, कुछ लोग मर्केंटाइल बेसिस पे फॉलो करते हैं, तो मर्केंटाइल में तो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आप P&L में डेबिट कर सकते हो, लेकिन आप इवन आप मर्केंटाइल फॉलो कर रहे हो फिर भी इन खर्चों को जो कि 43B में दे गए हैं उसको आप P&L में डेबिट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग। वो P&L में तभी डेबिट किए जा सकते हैं जब उनका एक्चुअली में क्या हो जाए? पेमेंट हो जाए। एक्चुअली में पेमेंट करने पर ही P&L में डेबिट कर पाओगे, आउटस्टैंडिंग रहने पर P&L में डेबिट नहीं कर पाओगे, इवन इफ यू आर फॉलोइंग द मर्केंटाइल बेसिस। तो ये लिस्ट रहेगी बच्चों उसकी। एनी सम पेबल बाय द वे ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस, है ना, एनी सम पेबल बाय ड्यूटी और टैक्स। ऐसा लिखा है कि गवर्नमेंट को म्युनिसिपल टैक्स आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो भैया ये म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं किया है, जीएसटी मतलब का खर्चा है और आपने पे नहीं किया है, तो आप P&L में क्या नहीं कर सकते? उसको डेबिट नहीं कर सकते। आउटस्टैंडिंग होने पर तो डेबिट नहीं कर पाओगे। फिर एनी सम पेबल टू द एम्प्लॉय वेलफेयर फंड। एम्प्लॉय वेलफेयर फंड मतलब जो पीएफ ग्रेचुटी में पैसे क्या करने होते हैं? जमा करने होते हैं। जब तक कि आप वो एक्चुअली पे ना कर दो, आप उसको एम्प्लॉय वेलफेयर फंड में जब जमा ना कर दो, तब तक आप उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकते। मैं बोलता हूं कि मैंने पीएफ काटा, पीएफ काट के अपने पास ही रख लिया, उसमें अभी जमा नहीं किया, लेकिन जब तक मैं जमा नहीं करूंगा उसको मैं खर्चा नहीं मान पाऊंगा, क्योंकि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है ना। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो खर्चा है ना, वो P&L में तभी आएगा जब एक्चुअली वो क्या हो जाए? जमा हो जाए। फिर बोनस और कमीशन, बोनस और कमीशन तभी P&L में, हाँ 10 मिनट और, है ना। बोनस और कमीशन P&L में तभी आएगा जबकि क्या हुआ हो? एक्चुअली में पे हो चुका हो। फिर इन सबको पेमेंट है, आप रीड कर लेना, बाकी तो मुझे इतने खास नहीं दिख रहे। रेलवे को कोई पेमेंट करना हो, या फिर कोई एनबीएफसी को पेमेंट करना हो, या बैंक को पेमेंट करना हो ना, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको पेमेंट करना हो, जैसे ब्याज इंटरेस्ट,
आप बैंक वालों का ब्याज रोक के बैठे हो और उसको खर्चा मान रहे हो, तो आप खर्चा नहीं मान पाओगे। आपको उनको एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, पेमेंट, तभी वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा, अदरवाइज आपका एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, इतना खास तो ठीक है, चलो नहीं था, नहीं पूछते। अब दोस्तों मैंने मेजर तो सारे सेक्शंस आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं, डन विद द मेजर थिंग्स। बस ये वाले पोर्शंस को ध्यान से पढ़कर जाना, ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा ध्यान दे देना, इस वाले सेक्शन पे, इस पे, इस पे, इस पे और इन पे, मतलब ये तो पूरा कर लो। तो हो सकता है कि 10 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन क्या मिल जाए, यही मिल जाए। 5 से 6 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना होगी। ठीक है, और एक वो बेड डेब्ट्स वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बेड डेब्ट्स वाला पॉइंट जो मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। मैंने क्या कहा था कि बेड डेब्ट्स हुई है 4 लाख की, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने बेड डेब्ट्स मानी कितनी, 2 लाख की ही मानी, और फिर बाद में आपको पैसे मतलब 2 लाख की मानी, 2 लाख की नहीं मानी, बाद में आपको 1 लाख रुपए मिल गए। तो भैया जितनी नहीं मानी ना, उतने तक की बेड डेब्ट्स रिकवर्ड को इनकम नहीं मानी। फिर अगर आपको 1 लाख की जगह 3 लाख मिलते हैं, तो 2 लाख के ऊपर जो मिलेंगे, डिसअलाउड के ऊपर जो मिलेंगे, उसी को क्या मानना है, इनकम, जो मैंने आपको कल बताया था। वो वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो दोस्तों ये बात थी मेजर पीजीबीपी की। मेजर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और भी सेक्शंस होते हैं दोस्तों, लेकिन उसे आप ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि दिसंबर वाला टाइम है और सब कुछ तो अपन पढ़ नहीं सकते। ये आप पढ़कर जाओगे तो आपकी एग्जाम काफी अच्छी जा सकती है।